अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओ लेवल्स का नवंबर 2008 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस के लिए बेसिक सा सवाल है, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी है, साथ में बैलेंस शीट भी है, तो एक अच्छी बेसिस बन जाएगी। सवाल में लिखा हुआ है समा राशिद इज अ मैन्युफैक्चरर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31st of October 2008। स्टॉक एट 1st of November 2007, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेजेस रिटर्न्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल्स, discount received, direct factory wages, factory manager salary, indirect factory expenses, office salaries, office expenses, distribution cost, factory plant and machinery at cost, office equipment at cost, provision for depreciation of factory plant and machinery, provision for depreciation of office equipment, debtors, provisions for doubtful debts, creditors, drawings, bank, capital. Additional information में stock at 31st of October 2008 was valued as follows: raw material 30640, work in progress 8200, finished goods 2150. At 31st of October 2008, direct factory wages 12100 were incurred, distribution cost 1860 were prepaid, depreciation is to be charged on factory plant and machinery at 25% per annum using the straight line method. The residual value of plant and machinery is estimated at 8000. Depreciation is to be charged on office equipment at 40% per annum using the diminishing or reducing balance method. No purchases or sales of fixed assets took place within the year. A check of $4,800 was received from a debtor on 31st of October 2008 but has been omitted in error from the above balances. This is to be entered in the books. The provision for doubtful debts is to be maintained at 2% of debtors. A. Prepare the manufacturing account for the year ended 31st of October 2008. Show clearly cost of raw material consumed, prime cost and cost of production. 11 marks. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। अच्छा, फॉर्मेटिंग पर मैं कोई बहुत ज़्यादा ख़ास तवज्जो नहीं दूंगा, बिकॉज मेरा पर्पज़ ये है कि मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ। फॉर्मेटिंग का आप लोग ख्याल रखना, हेडिंग वगैरह का आप ख्याल रखना, ठीक है। वो एक बार आप रिकमेंडेड आंसर्स से देख लेना कि किस तरह से हेडिंग प्रॉपर्ली दी जाती है। मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा। अच्छा, हमें मालूम है सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो होगा हमारा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2008 ईयर एंड है, तो ये ईयर शुरू हुआ होगा 1 नवंबर 2007 को। जो ओपनिंग स्टॉक है वो 26,700 है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया 26,700। अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया या कैरेज इनवर्ड्स है तो इसमें ऐड करेंगे। परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल मैंने 213,200 का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड हो जाएगा जो कि 213,200 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन देखें तो हमें पॉइंट नंबर 1 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 30640 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो हम इसमें से अब माइनस कर देते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो है हमारा 30640। और अगर मैं 26,700 में 213,200 को ऐड करता हूँ और 30640 को माइनस करता हूँ तो मेरा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है वो आ रहा है 209,260। ठीक है, 209,260। 209,260 में हम देखेंगे कि कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक मेरे पास डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आ रही है 145,300 की। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आ रही है 145,300 की। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट वर्कर की वेजेस होती है। लेकिन अगर हम नीचे मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो उसने लिखा है 31st of October 2008 डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 12,100 वर अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या है? अक्रूड का मतलब ये है कि अनपेड है। अक्रूड का मतलब ये है कि अनपेड है, यानी कि आपने 31 अक्टूबर 2008 तक 12,100 का एडिशनल काम करवाया था जिसके पैसे आप अगले साल दोगे। आपकी ये लायबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है। ठीक है, अक्रूड का मतलब ये है कि 12,100 रुपये आपने पे करने हैं अगले साल और आप काम करवा चुके हो, बिकॉज और आपका जो है वो ये एक्सपेंस है।
तो एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स में इस चीज़ को भी डिस्कस वैसे किया हुआ है। एक्रूड एक्सपेंसेस जो है वो ऐड होते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस अगर ऐड होते हैं तो मेरे जो डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस होगी वो 145,300 प्लस 12,000 और 100 रुपये एक्रूड एक्सपेंसेस ऐड होंगे। 12,100 प्लस 145,300 टोटल बन जाता है 157,400। 157,400। अच्छा, सवाल में कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं है, तो रॉयल्टी नहीं है तो यही मेरी प्राइम कॉस्ट होगी। अगर रॉयल्टी होती वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है और ऐड हो जाती, तो मेरी जो प्राइम कॉस्ट बनेगी वो 209,260 प्लस 157,400 विच इज़ 366,660। 366,660 ये मेरी प्राइम कॉस्ट है। इसमें अब मैं ऐड करूंगा सारे के सारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगर हम लिस्ट बनाएं या देखें कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या हैं, तो आपके पास फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आ रही है 14,800 रुपये। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर्मेटिंग का ख्याल आप रखना और सारी चीज़ें सही से लिखना। उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ रहे हैं 23,200 रुपये के। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस 23,200 रुपये, ये भी आ गया। उसके बाद ऑफिस सैलरीज आ रही है। देखो ऑफिस की सैलरीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगी बिकॉज ये वहाँ का खर्चा है जहाँ से चीज़ें बिक रही हैं रादर देन फैक्ट्री जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वो चीज़ों को बेचने के लिए खर्चा किया जाए वो होता है। हाँ, फैक्ट्री का प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 रुपये का, और इसकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की वो 36,000 है। यानी कि इसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 80,000 माइनस 36,000 विच इज़ 44,000 इसकी नेट बुक वैल्यू है। 80 माइनस 36 इज़ 44,000। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन के चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट पता है कि नेट बुक वैल्यू क्या होती है। हो सकता है कि इस पर इस साल की डेप्रिसिएशन हो, देखते हैं। डेप्रिसिएशन का ये क्लॉज है बुलेट नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एट 25% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज़ एस्टिमेटेड एट 8,000। हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है प्लांट एंड मशीनरी पर वो 25% चार्ज करनी है और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है। दो तरह के मेथड्स होते थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता था। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 8,000 रुपये दी हुई है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें नेट बुक वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। 80,000 रुपीज़ हमारी जो है वो कॉस्ट है। ठीक है, और इसमें से हम स्क्रैप वैल्यू यानी कि 8,000 को माइनस करेंगे जो कि मेंशन्ड है। जो बच जाएगा उसका हम 25% ले लेंगे। 80,000 माइनस 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, 18,000 रुपये हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। दो तरह के डेप्रिसिएशन के तरीके होते हैं, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में इसको डिस्कस किया हुआ होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा एक और फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया। अच्छा, अब इन सारे एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स को ऐड करते हैं और कोई ओवरहेड सवाल में है नहीं, तो 14,800, 23,200 और 18,000 अगर ऐड कर लिए जाएँ तो ये बन जाता है 56,000। 56,000 प्लस 366,660 इज़ 422,660। 422,660 ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस साल इनकर हुई है वो है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपना अगर ओपनिंग WIP है उसको ऐड करते हैं। 7,900 का ओपनिंग WIP है। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 7,900 है। अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो वो माइनस करते हैं और लेस करना है हमें, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस देख लेते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 8,200 रुपये है। 8,200 रुपये माइनस होगा, तो अगर हम ऐसा करते हैं 422,660 प्लस 7,900 माइनस 8,200 इट इज़ 422,360। 422,360 ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद आपको अगली जो चीज़ बनानी है, देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगली रिक्वायरमेंट है आपकी प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2008। तो अगली रिक्वायरमेंट भी मैं ज़रा रफ तरह से पूरी करूँगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसमें सबसे पहले सेल्स की वैल्यू आ जाती है। सेल्स जो है यानी कि जितनी की चीज़ें बेची हैं, हमें क्या सेल्स दी हुई है, हाँ सेल्स दी हुई है हमें 525300 की। जो सेल्स हमें दी हुई है वो दी हुई है 525300 की। तो हम यहाँ पर सेल्स लिखते हैं 525300। ठीक है, इसमें से लेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहाँ है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपको दिए हुए हैं 2450। तो 2450 जो है वो आप लिख दोगे यहाँ पर 2450। उसके बाद आपने जो गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं उनकी कॉस्ट, जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं वो 422360 के करे हैं। एड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 422360। ठीक है, उसके बाद आप अगर इस सवाल में देखते हो तो परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी आ रहा है 15,000 और 800। सर हम तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये परचेज ऑफ फिनिश गुड्स क्यों आ रहा है? हम फिनिश गुड्स भी परचेज करते हैं। देखो, हो सकता है कि ये एक ऐसी कंपनी हो जो कुछ चीज़ें खुद बनाती है और जो कुछ चीज़ें जो है वो बनी बनाई बेचती हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रांडेड स्टोर है जहाँ पे टी शर्ट्स बिकते हैं और वो ब्रांडेड स्टोर जो है वो कुछ टी शर्ट्स बने बनाए ख़रीद कर बेचता है, कुछ मैन्युफैक्चर कर बेचता है। तो इस केस में दोनों चीज़ें होंगी। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये उन टी शर्ट्स की कॉस्ट है जो इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करे हैं, और एक आपके पास परचेजेस भी है, यानी कि आपने कुछ बनी बनाई टी शर्ट्स भी परचेज करी हुई हैं। और परचेजेस जो हैं आपकी फिनिश गुड्स की वो हैं 15,000 और 800 रुपये। 15,000 और 800 रुपये। अच्छा, फिर परचेज रिटर्न भी है। परचेज रिटर्न जो है वो 900 रुपये है। 900 रुपये परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है? यानी कि ख़रीदी हुई चीज़ें जिसमें कोई डिफेक्ट वगैरह था उसको मैंने वापस कर दिया। तो परचेज रिटर्न हमेशा यहाँ पर माइनस होता है, बिकॉज आपकी जो नेट परचेजेस हैं वो निकालने के लिए आपको 15,000 और 800 की परचेजेस में से जो चीज़ें वापस कर दी वो माइनस करनी होंगी। 14,900 आ गया। ठीक है, अच्छा 14,900 की चीज़ें मैंने ख़रीदी, 422360 की बनाई और 2450 की साल के शुरू में पड़ी हुई थी, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाता है हमारा 439710। 439710। फिर हम देखते हैं कि भाई हमारा क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2150 का आ रहा है, यानी कि इतने की चीज़ें अभी 20 साल के आखिर में बची हुई हैं। तो 439710 माइनस 2150 इज़ 437560। 437560 हम माइनस करेंगे ताकि हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट पर आ जाएं। 525300 माइनस आंसर इज़ 87740। 87740 ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और अगर कोई अदर इनकम हो तो उसको ऐड करते हैं। अदर इनकम फॉर एग्जांपल कहीं से मुझे डिस्काउंट मिला, कोई गेन ऑन डिस्पोजल हो गया, ये सारी बातें इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिस्कस भी हुई हैं। अच्छा, अब अगर मैं अपनी सारी वैल्यूज़ देखता हूँ तो ये तो सारी स्टॉक की चीज़ें थी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड 5100। चीज़ें ख़रीदने पर आपको डिस्काउंट रिसीव है 5100 का। डिस्काउंट रिसीव जो है वो आपकी एक इनकम होती है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आप लिखोगे 5100 रुपये। अच्छा, अब प्रोविज़न की वर्किंग भी कर लेते हैं। जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है उसकी अगर हम वर्किंग करें, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसका जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था वो 800 आ रहा था। बैड डेट्स के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स के 800 रुपये के बैलेंस का मतलब ये है कि आपको यूँ लगता था कि 800 रुपये लोगों से नहीं मिलेंगे। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है द प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 2% ऑफ डेटर्स। जो आपकी प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स होगी वो डेटर्स का 2% होंगी। तो अगर वो डेटर्स का 2% होंगी तो पहले मुझे देखना होगा कि डेटर्स कितने हैं। अच्छा, पॉइंट 5 में लिखा हुआ है चेक ऑफ 4800 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ऑन 31 October 2008 बट हैज़ बीन ओमिटेड इन एरर फ्रॉम द अबव बैलेंसेस, दिस इज टू बी एंटर्ड इन द बुक्स।
यानी कि एक डबल एंट्री आप पास करना भूल गए हो। अगर आप किसी से चेक रिसीव करते हो तो डबल एंट्री पास हो जाएगी, बैंक डेबिट 4000 और 800, और डेटर्स जो है ना वो क्रेडिट हो जाएंगे 4000 और 800 रुपये से। ये एंट्री आप पास करना जो है वो भूल चुके हो, ये एंट्री आप पास करना भूल गए हो। तो ये एंट्री अगर मैं पास करूँगा तो मेरे जो डेटर्स हैं, मुझे जो डेटर्स नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं 44,250। ये 44,250 नहीं होंगे, 44,250 में से आप माइनस कर दो जो आपने चेक रिसीव किया है उससे आने वाली अमाउंट को, यानी कि 4000 और 800 को। तो आपके जो क्लोजिंग डेटर्स होने चाहिए वो 44,250 माइनस 4,800 39,450 होने चाहिए। 39,450 का आप 2% अप्लाई कर दो, 39,450 का आप 2% अप्लाई कर दो। 39,450 का 2% जो है ना वो बनता है 789। 2% क्यों अप्लाई किया? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स 2% पर मेंटेन करना है। तो आपका जो ओपनिंग प्रोविजन था वो 800 था, क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो 789 है, यानी कि आपका प्रोविजन जो है वो कम हो रहा है, और कम हो रहा है ये आपका 11 रुपीज़ से। 11 रुपीज़ से अगर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो रहा है तो ये भी आपकी इनकम है। ये बेड डेट्स के चैप्टर में डिस्कस करी हुई बात है, ठीक है। अब मैं 5000 और 100 और 11 को ऐड करूँगा तो 5111 बनेगा, ठीक है। और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसको 87740 में ऐड किया तो 92851 बन गया, 92851 बन गया। इसमें से मैं अदर एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा। अगर मैं अदर एक्सपेंसेस को इसमें से लेस कर देता हूँ, अदर एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो ऑपरेशंस को चलाने के लिए इनकर हुए हैं। ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आया, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आया। डिस्काउंट रिसीव्ड हम लिख गए, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस लिख दिया। ऑफिस सैलरीज, ऑफिस की सैलरीज हैं 36,200। ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं 18,600। डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस है 23,400 रुपये। डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब आप गुड्स बना लेते हो तो उनको डिलीवर करते हो, उसका खर्चा। तो ये जो 3 खर्चे हैं ये मेरे ऑफिस से या ट्रेडिंग से पर्टेन करते हैं। ट्रेडिंग यानी कि ख़रीदो फरोख्त से, यानी कि बेचने से पर्टेन करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जब मैं एक्सपेंसेस लिखूँगा, आपके पास एक तो ऑफिस सैलरीज़ है। ऑफिस सैलरीज़ की जो अमाउंट थी वो 36,200 रुपये थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो ऑफिस के जो एक्सपेंसेस थे उसकी अमाउंट जो थी वो 18,600 रुपये थी। उसके बाद आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट थी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट थी वो आपके पास ऊपर लिखी हुई कितनी आ रही है? 23,400 रुपये लिखी हुई आ रही है। लेकिन 23,400 के बाद अगर आप पॉइंट नंबर 2 देखते हो तो इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1860 वर प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है कि अगले साल के 1860 रुपये पे किए हुए। तो इस साल का एक्सपेंस है वो 23,400 नहीं होगा। 23,400 में से अगले साल के 1860 अगर आपने अभी से पे कर दिए हैं तो इस साल का जो एक्सपेंस होगा 23,400 माइनस 1860 21540 होगा। 21540 इस साल का डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कोई डेप्रिसिएशन की अमाउंट है तो वो भी मेंशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे आएगी? हमारे पास एक ऑफिस इक्विपमेंट है 24,000 की जिसकी कॉस्ट है, जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,360 है। तो ऑफिस इक्विपमेंट 24,000 की कॉस्ट, 15,360 की उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विच मीन्स के 8640 की इसकी नेट बुक वैल्यू है। ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की पॉलिसी देखते हैं। पॉलिसी जो है वो लिखी हुई है आपके पास पॉइंट 4 में। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एट 40% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नो परचेज और सेल ऑफ एक्सेसरीज टुक प्लेस विद इन द ईयर। तो अगर डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हो तो जो आपकी नेट बुक वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 8640, उसका आप 40% लोगे, उसका 40% 3456 बनता है। 3456 बनता है। कैसे? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। मैं वापस से अगर रिपीट कर दूँ तो आपके पास जो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो 24,000 है। उसकी एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पिछली वाली 15,360 है। 24,000 माइनस 15,360 ये बन जाता है 8640। ये आपकी नेट बुक वैल्यू है। इस पर आप 40% का रेट अप्लाई कर दो तो आपकी डेप्रिसिएशन बन जाती है 3456, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। 36,200, 18,600,
21540 3456, तो ये बन जाता है आपका 79796 79796। ये हम जब लेस करते हैं 92851 माइनस आंसर तो 13055 आपका नेट प्रॉफिट बनता है। नेट प्रॉफिट आपका जो है वो 13055 बनता है। सही है। अच्छा जी, इसके बाद जो बैलेंस शीट है यानी कि जो आखिरी पार्ट है प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एट 31 अक्टूबर 2008। मैं चाहूँगा कि ये आप लोग ट्राई करो बिकॉज बैलेंस शीट में कोई नई चीज़ नहीं है वैसे, बिकॉज बैलेंस शीट जो है वो आप बहुत बार बना भी चुके हो। ठीक है। मेरा जो मेन पर्पज़ है इन वीडियोस का वो ये है कि मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिखा सकूं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो हमने बना लिया है प्रॉपर्ली। अब आप जो है वो बैलेंस शीट अगर बनाना चाहो तो आप ख़ुद बना सकते हो, मुझसे इसका आंसर मांगना चाहो तो बिल्कुल मांग सकते हो। और यहाँ तक चीज़ें जो है वो अच्छे से वीडियो को प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड कर बराए मेहरबानी आप लोग कवर कर लीजिएगा। बहुत बार देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इन केस ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।